अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 क्वेश्चंस के आंसर को तलाश करेंगे। नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर ही हम इस क्वेश्चन का भी आंसर निकालेंगे कि स्पेशल केसेस के अंदर किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बेसिकली होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, हम कौन सी इक्वेशन को बोलते हैं कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक दूसरा नाम हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन भी है। इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स या फिर वाई, उसकी मैक्सिमम पावर यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी वो इज इक्वल टू 2 होगी, इसलिए इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारे पास ये क्लियर हो गया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास होती है। अब ये बात भी याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है ना, उसके ऊपर 2 कंडीशंस का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर ए है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो फैक्टर 0 के बराबर होगा तो देन वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और कंडीशन नंबर 2 आपने ये याद रखनी है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर्स का मतलब है कि 1 2 3 4 होने चाहिए, हम उनको रियल लाइन के ऊपर शो कर सकें। अच्छा, तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक ये तो कम से कम क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं उसके कंपोनेंट्स की तरफ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो नंबर 1 x इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल एंड x इज़ इक्वल टू फाइंड आउट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x या y उसका वेरिएबल होता है जो कि हमने फाइंड करना होता है, यानी कि जिसका हमने सोल्यूशन सेट मालूम करना होता है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने अंडरलाइन किया है कि असल में हमने x ही मालूम करना होता है कि x का वैल्यू क्या है आफ्टर सोल्यूशन। तो वेरिएबल तो हमारे पास हो गया जी उसका फर्स्ट कंपोनेंट। उसके सेकंड कंपोनेंट की बात की जाए तो उन वेरिएबल्स के साथ यानी कि x और x² के साथ जो a और b हमारे पास होगा, जो a और b हमारे पास होगा वो हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि उसके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। वो 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और थर्ड कंपोनेंट की बात की जाए तो उसमें एक सी टर्म यानी कि इस्तेमाल हुई है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो सी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं होता, या वेरिएबल की पावर आप समझ लें तो वो ज़ीरो होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जो ज़ीरो होती है वो इज़ इक्वल टू 1 ही होती है, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट टर्म कंसिडर करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोर्थ कंपोनेंट की बात की जाए तो फोर्थ कंपोनेंट उसका इक्वालिटी साइन होता है। इक्वेशन के अंदर जो इक्वालिटी साइन होता है वो हमें ये बताता है कि ये हमारे पास मसावात है। अगर हम यहाँ से बराबर का निशान रेज कर दें, मिटा दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन से पॉलिनोमियल बन जाएगा। और ज़ीरो ऑन राइट साइड यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ज़ीरो है वो हमें ये बता रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चले स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट पे हम जल्दी से 2 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो केस नंबर 1 में क्या होगा कि अपन हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा, कंपोनेंट्स में हमारे पास एक था कंपोनेंट ए। अगर हम कंपोनेंट ए इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो उससे होगा क्या कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। मिसाल के तौर पर ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे ले रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं जहाँ पे ए होगा उस कंपोनेंट की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा। तो 0 उस तमाम के तमाम फैक्टर को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और जो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा वो bx प्लस सी होगा, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 ख़त्म होता है। केस नंबर 2 में देखा जाए तो हमारे पास जो कंपोनेंट बी होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर हमारे पास वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 के बराबर पुट किया जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो वो होगा क्या कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब मैं बी फैक्टर की जगह पे 0 पुट करूंगा तो क्या होगा कि 0 उस फैक्टर को ही ख़त्म कर देगा और जो रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास बचेगा वो हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी होगा और इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक है। और ये बहुत मतलब पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज के तौर पे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे आए हुए हैं, जिसमें वो ये पूछ लेता है कि बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन कब बनेगी, क्या पुट करने से, और प्योर क्वाड्रेटिक कब बनेगी, क्या पुट करने से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।